सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले की क्लास में हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 7 के 17 जो पाठ हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 18, 19 और 20 जो पाठ हैं कंप्लीट करेंगे और आज की यह अंतिम क्लास होगी। 7वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 8 की जो पाठ हैं वो शुरू करेंगे। आशा करती हूँ आपको क्लासें अच्छी लग रही होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो पाठ है हमारा वो है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। यह धनराज पिल्ले की कहानी है जो हमारी हॉकी टीम में थे। धनराज पिल्ले। तुनुक मिजाज क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाना। क्या हो जाना? चिड़चिड़ा होना। यानी लगातार संघर्ष या लड़ाइयाँ करते हुए तो हमें क्या आ जाता है? चिड़चिड़ा बना जाता है। तो इसकी लेखिका कौन है? विनीता पांडे। परिचय देख लेते हैं। हिंदी पत्रकारिता जगत में विनीता पांडे का नाम शीर्ष पत्रकारों में लिया जाता है। सच्ची पत्रकारिता के सभी गुणों से युक्त विनीता की पत्रकारिता के प्रति सोच एवं रुझान देखते ही बनता है। क्या है विनीता पांडे जी? पत्रकार हैं जो कि बहुत ही नामी है। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने बिना बड़े बड़े विख्यात लोगों का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेकर हिम्मत एवं साहस का लोहा मनवाया है। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, यह इसकी विधा क्या है? यह एक साक्षात्कार है। इनके द्वारा लिया गया ऐसा ही साक्षात्कार है। यानी यह जो पाठ है इसकी विधा क्या है? यह एक साक्षात्कार है। और किसका साक्षात्कार है? यह धनराज पिल्ले का, जो कि हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। आइए देख लेते हैं पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हुआ धनराज हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया साक्षात्कार है। यानी जब वो हॉकी टीम के क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे धनराज पांडे। और कब लिया गया था उनका यह इंटरव्यू? जब वे 35 वर्ष के थे। कितने के थे? 35 वर्ष के। इसमें लेखिका ने धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की घटनाओं का वर्णन किया है। यानी बचपन से लेकर कब तक? 35 वर्ष तक की। धनराज पिल्ले का बचपन खिड़की पुणे की तंग गलियों में व्यतीत हुआ था। अब वे मुंबई के हीरानंदाजी पवई कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रहते हैं। इनका बचपन कहाँ गुजरा? पुणे की तंग गलियों में। और फिर वो कहाँ रहते थे? मुंबई के हीरानंदाजी पवई कॉम्प्लेक्स में। और ये कहाँ पर था? किसने दिया था उन्हें? महाराष्ट्र सरकार ने। धनराज पिल्ले का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इन दोनों के बड़े भाई हॉकी खेलते थे। क्या खेलते थे? हॉकी खेलते। और यह भी क्या थे? हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहता था परंतु उसके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। क्या नहीं थे? हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे। वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलता था। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्हें धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी। यानी जब इनके बड़े भाई का चयन भारतीय कैंप में हो गया तो इन्होंने क्या कर दिया? अपनी पुरानी जो हॉकी स्टिक थी वो किसको दे दी? धनराज को दे दी। धनराज के लिए बहुत ही अमूल्य स्टिक बन गई थी क्योंकि यह उसकी अपनी थी। पहले तो दोस्तों से मांगकर खेलता था पर अब उनके पास अपनी स्टिक थी। धनराज जब 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे। यानी जब वो 16 वर्ष के थे तो बहुत ही दुबले और पतले थे और कैसे दिखाई देते थे? एक छोटे बच्चे जैसे दिखाई देते थे। और यह जो इंटरव्यू था उनकी किस उम्र में लिया गया था? 35 वर्ष की। इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला था। सन 1986 में उन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया था। ये मुंबई आ गए थे। कब चुन लिया गया इन्हें सीनियर टीम में? 1986 में। इसी वर्ष इन्होंने उनके बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी थी। जो इनके बड़े भाई थे जिनका भारतीय कैंप में चयन हुआ था उन्होंने क्या किया था? भारतीय टीम की तरफ से खेलकर क्या हो गया था? धूम मचा दी थी। इन्होंने 1988 में ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप में चुने जाने की आशा थी परंतु इनका नाम 57 खिलाड़ियों की सूची में नहीं रहा। 1989 में इन्होंने आल्विन एशिया कप के कैंप के लिए चुन लिया गया था। इन्हें आशा थी 1988 में कि नेशनल कैंप में चुने जाएंगे पर कब चुने गए? 1989 में। कौन से? उसमें आल्विन एशिया कप में। और तब से वे निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे।
धनराज पढ़ाई में एकदम फिसड्डी थे, यानी पढ़ाई में वो जीरो थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें कोई चपरासी की नौकरी भी न मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ साइंस और आर्ट्स भले नहीं हैं, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं। यानी वो कहते हैं कि अगर वो हॉकी टीम के खिलाड़ी ना होते तो चपरासी भी की नौकरी भी उन्हें नहीं मिलती। अपनी शादी के लिए वे स्वयं को मास्टर ऑफ हॉकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं को मास्टर ऑफ हॉकी। किसके लिए? अपनी शादी के लिए। विनीता पांडे ने जब उनके तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्हें स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा हुआ बताया। वे स्वयं को बहुत ही असुरक्षित अनुभव करते थे। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। वे स्वयं को स्पष्टवादी मानते थे। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, इससे उनका गुस्सा और भी अधिक हो जाता था। उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इससे वे चिड़चिड़े हो गए थे। वे भावुक भी बहुत हैं। वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में भी संकोच नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे कि ज़िंदगी के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था, इसीलिए उनमें क्या था? तुनक मिजाजपन यानी कि चिड़चिड़ापन बहुत था। धनराज अपने मित्र और परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। वे अपनी माता से बहुत अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चाहे भारत हो या विदेश में रहें, रात सोने से पहले अपनी माता से ज़रूर बात करते हैं। अपनी सबसे बड़ी भाभी कविता को भी वे अपनी माँ के समान मानते हैं और उन्हें अपने प्रेरणा स्रोत कहते हैं। धनराज कृत्रिम घास पर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आने पर खेले थे। कब खेले थे? 1988 में। किस पर? कृत्रिम घास पर। वे झुक कर मैदान को छू कर देख रहे थे कि कृत्रिम घास कैसे उगाई जाती है। उनके पास पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी। क्या थी? पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी और इनकी जो हॉकी स्टिक थी वो भी उनके भाई ने उनको अपनी पुरानी स्टिक दी थी। उन्हें उनके पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। किसने दी थी? उनके एम्प्लॉयर ने। उन दिनों वे मुंबई की लोकल ट्रेनों में ही यात्रा करते थे। एक दिन एक फोटोग्राफर ने उनकी फोटो एक भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर खींचकर अखबार में छाप दी। हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। अपनी कमाई वे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने पैसा जमा करके अपनी बहन की शादी की, माँ को हर महीने पुणे पैसे भेजे। आज उनके पास फोर्ड आइकॉन गाड़ी है जो उन्होंने 2000 में अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। पहले तो वे अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने में लगे रहे। विदेश में जाकर खेलने से जो उन्हें राशि मिली थी उससे उन्होंने पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा था। मुंबई में पवई का फ्लैट महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें दिया था, 1992 में दिया। उन्हें राष्ट्रपति जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। किससे मिलकर? राष्ट्रपति जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा था और महसूस हुआ था कि वे खास हैं। उन्हें हॉकी ने हर स्थान पर प्रतिष्ठा दिलाई है। तो यह था पाठ का सार धनराज पिल्ले का, जिसकी विधा क्या है? साक्षात्कार है। अब इसके प्रश्न कर लेते हैं। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज के रचनाकार कौन है? विनीता पांडे जी हैं। विनीता पांडे द्वारा रचा गया यह निबंध क्या है? एक साक्षात्कार है। लेखिका ने इस साक्षात्कार में किसके बचपन से लेकर वर्तमान जीवन का उल्लेख किया है? धनराज पिल्ले का। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से हैं। धनराज पिल्ले का बचपन किस शहर में बीता था? किस शहर में बीता था? पुणे की तंग गलियों में। कहाँ बीता था? पुणे की तंग गलियों में। धनराज वर्तमान में पिल्ले कहाँ रह रहे हैं? मुंबई में। कहाँ रह रहे हैं धनराज पिल्ले? वर्तमान में मुंबई में। धनराज पिल्ले मुंबई के किस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं? हीरानंद जी पवई, जो कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने दिया था। धनराज पिल्ले का परिवार आर्थिक रूप में कैसा था? बहुत ही गरीब था। बचपन में धनराज पिल्ले के पास क्या खरीदने के लिए पैसे नहीं थे? हॉकी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। धनराज पिल्ले को पुरानी हॉकी स्टिक किसने दी थी? उनके बड़े भाई ने। धनराज पिल्ले जब मात्र 16 वर्ष के थे तो उन्हें सर्वप्रथम किस जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में खेलने का अवसर मिला था? मणिपुर में। किसमें खेलने का अवसर मिला था? मणिपुर में। धनराज पिल्ले को सीनियर टीम में कब चुना गया था? 1986 में। कब चुना गया था? 1986 में। धनराज के बड़े भाई ने किस लीग में बेहतरीन खेल
दिखाया था। किस लीग में? मुंबई लीग में। मुंबई में पवई का फ्लैट महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें कब दिया था? 1992 में दिया था। कब दिया था? 1992 में। धनराज पिल्ले को प्रत्येक स्थान पर प्रतिष्ठा किसने दिलाई? हॉकी ने दिलाई थी। तो क्या कहते हैं, यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो उन्हें कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। यह था इस पाठ का अंतिम प्रश्न। अगला जो पाठ है हमारा वो है आश्रम का अनुमानित व्यय। क्या है? आश्रम का अनुमानित व्यय किसके द्वारा रचित है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी भारत के महान नेताओं में से एक थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली देवी था, जो एक धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। इन्होंने मैट्रिक परीक्षा में पोरबंदर में ही पास की थी। 13 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया था। कितने वर्ष की आयु में? 13 वर्ष की आयु में। फिर आप वकालत पास करने के लिए विलायत चले गए थे। बैरिस्टर बनकर भारत में आए तथा मुंबई में वकालत शुरू की। किसी मुकदमे के सिलसिले में आप दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां भारतीयों के साथ अंग्रेजों का व्यवहार देखकर बहुत ही दुखी हुए। 1915 ईस्वी में भारत वापस आ गए थे। दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? किसी मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे। आपने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। 28 में साइमन कमीशन का बायकाट किया। देश के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के कारण कई बार जेल गए। कौन? गांधी जी। 1947 में अपने अहिंसा के शस्त्र से देश को आजाद कराया। सारा देश इन्हें बापू गांधी के नाम से बापू गांधी कहता है। वे सारे राष्ट्र के पिता थे। 30 जनवरी 1948 को नाथीराम गोडसे की गोली का शिकार हो गए, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी मरकर भी अमर हैं। हमें गांधी जी के दिव्य जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। अब कर लेते हैं पाठ का सार। आश्रम का अनुमानित व्यय। आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखित है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। इस पाठ में उसी आश्रम के अनुमान का विवरण दिया गया है, यानी जो उस आश्रम में जो खर्च होता था उसके ही खर्च का व्यय का विवरण दिया गया है। गांधी जी ने कहा कि आरंभ में इस आश्रम में 40 लोग होंगे। कितने? 40। कुछ समय बाद इसमें 50 होंगे। पहले 40, उसके बाद 50 होने की संभावना है। हर महीने 10 लोग औसत रूप से आ जाने की संभावना है। 3 या 4 सह परिवार होंगे, यानी पहले 40 थे फिर 50 और हर महीने 10 लोग कम से कम आ जाते हैं। और हर परिवार में 3 या 5 सह परिवार होंगे। इससे परिवार के एक साथ रहने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए और शेष की अलग, यानी जिनका अपना परिवार है वो अलग रहे और जो अकेले रहते हैं वो अलग। इसीलिए 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल 3 रसोई घर और मकान बन जाएं तो सब लोगों के लिए जगह बन जाएगी। कितना है आश्रम का जो क्षेत्रफल है? वो है 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल। इसके अलावा 30,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय बनाने की सोची। कितनी पुस्तकें? 30,000। खेती के लिए उन्होंने 5 एकड़ जमीन की योजना बनाई। वैसे आश्रम के लिए कितनी? 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल। पुस्तकें कितनी? 30,000 पुस्तकें के लिए पुस्तकालय और 5 एकड़ जमीन की योजना उन्होंने खेती करने के लिए बनाई। खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए औजारों का विवरण भी दिया। औजारों में 5 बड़े हथौड़े, 3 बसोले, 5 छोटी हथौड़ियाँ। क्या क्या? 5 बड़े हथौड़े, 3 बसोले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, परंदे, लकड़ी का हथौड़ा आदि हैं। कितनी चीज़ें? 5 चीज़ें बताई। क्या क्या? 5 बड़े हथौड़े, 3 बसोले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, परंदे और लकड़ी का हथौड़ा। इन्होंने इस सामान पर कुल 500 रुपये का अनुमान लगाया। कितने में आ जाना चाहिए ये सारा सामान? 500 रुपये में। रसोई के व्यय के लिए 150 रुपये का। रसोई के लिए अब जो औजारों का सामान था, औजार कितने के? 500 रुपये के। रसोई का सामान 150 यानी कि 150 रुपये का। कुल मिलाकर उन्होंने अनुमान लगाया कि आश्रम में एक वर्ष में औसत है 50 लोगों का 6,000 रुपये खर्च आएगा। कितने लोगों का? 50 लोगों का। कितना? 6,000 रुपये। उन्होंने प्रमुख लोगों की इच्छा जानी और कहा कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 साल तक किया जाए। कहाँ पर? अहमदाबाद में। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद को ऊपर का खर्च उठाना चाहिए। उन्होंने कहा यदि ऐसा करने हेतु अहमदाबाद तैयार नहीं हो, ऊपर के खर्च का इंतजाम कर सकते हैं। स्थानीय स्थिति की जानकारी न होने पर अनुमान में भूल भी लग सकती है। अहमदाबाद के खर्च उठाने पर सारा खर्च 6,000 रुपये होगा। कितना? 6,000 रुपये। कितने लोगों का? 50 लोगों का। इसमें शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं होगा। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं।
आश्रम का अनुमानित व्यय किसकी रचना है? मोहनदास करमचंद गांधी की। गांधी जी ने कहाँ से लौटकर आश्रम की स्थापना की? दक्षिण अफ्रीका से लौटकर। आश्रम की स्थापना भारत के किस राज्य में की गई? गुजरात में, यानी पोरबंदर में। गुजरात के किस जिले में गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की? अहमदाबाद में। गांधी जी के अनुसार इस आश्रम में कितने लोग होंगे? 40 लोग, यानी बाद में फिर उन्हें अनुमान लगाया तो 50, और जिसमें हर महीने कितने लोग आ जाते थे? औसतन 10 लोग। गांधी जी के आश्रम का कुल कितना क्षेत्रफल था? 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल था। कितना था? 50,000 वर्ग फुट। गांधी जी ने आश्रम में कितनी पुस्तकें रखने की सोची? 30,000। कितनी? 30,000। खेती का काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने किसका विवरण दिया था? औजारों का। कितने औजार थे उसमें? 5 औजार थे। कितने औजार थे? 5 औजार थे। 5 थे। क्या क्या थे? 5 औजार, जिसमें 5 बड़े हथौड़े थे। क्या थे? हथौड़े। क्या थे? 5 बड़े हथौड़े, 3 बसोले, 5 छोटी हथौड़ियां, परंदे और लकड़ी का हथौड़ा। गांधी जी ने खेती के औजारों पर आने वाली अनुमानित राशि कितनी बताई थी? 500 रुपये बताई थी। कितनी बताई थी? 500 रुपये। तो यह था हमारा 19वां लेसन। आज अब है 20वां लेसन, जो कि एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 7 का अंतिम पाठ है, विप्लव गान, जिसके जो रचयिता हैं वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। छायावाद के कवि कौन है? बालकृष्ण शर्मा छायावाद के कवि। होकर भी क्रांति की आग से भरे हुए श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य जगत में अपना ही स्थान है। क्या है? अलग ही स्थान है। इनकी कविता पढ़कर पाठक के मन में ओज भावना भर उठती है। ये सदा क्रांति का शंख फूकने को तैयार दिखाई देते हैं। इनका जन्म उज्जैन के निकट एक गाँव में 8 दिसंबर 1897 को हुआ था। कब हुआ था? बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को। ये एक वैष्णव परिवार में हुआ था। इन पर वैष्णव भक्ति का बहुत ही गहरा प्रभाव था, क्योंकि इसे इन्होंने संस्कारों में ही पा लिया था। गांव में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने उज्जैन से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। कहाँ से? उज्जैन से। बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्राइस्ट चर्च कॉलेज में दाखिल हुए थे। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ दाखिल हुए थे? क्राइस्ट चर्च में। उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि देश को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी थी। ये जेल यात्राएं ही इनकी काव्य में आग भड़काने का कारण बनी थी। कौन से कवि थे ये? छायावादी कवि थे। ये ओजस्वी कवि होने के साथ साथ निर्भीक पत्रकार भी थे। इनकी जो रचनाएं हैं, नवीन जी की प्रकाशित काव्य कृतियां हैं रशिम रेख, अपलकवासी और कुमकुम। क्या है? रशिम रेख, अपलकवासी और कुमकुम। उन्होंने उर्मिला पर एक महाकाव्य भी लिखा था, लेकिन वह उच्च कोटि का नहीं है। किस पर लिखा था? उर्मिला पर। इनकी प्रतिभा महाकाव्योचित नहीं है। इनके अतिरिक्त इनकी चेतना का एक और आयाम गांधी एवं गांधीवादी के प्रति आस्था उनकी कृति विनोबा सतभन में व्यक्त हुआ है। अब इनकी कविता का सार कर लेते हैं। यह एक कविता है, विप्लव गान। श्री कृष्ण शर्मा नवीन, क्या ना लगा है इनके साथ? नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन अपने द्वारा रचित कविता से जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि संघर्ष कर समाज को बदला जा सकता है। क्या कर सकते हैं? संघर्ष कर जीवन को बदला जा सकता है। यह कविता है इनकी, जिसमें ये बहुत ही प्रसिद्ध है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कौन सी कविता है ये? कभी कोई ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो उसी का यह जो सार है कविता का। संघर्ष करके समाज को बदला जा सकता है। कविता जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की कविता है। किसकी कविता है? जड़ता के विरुद्ध विकास की, गतिशीलता की। कवि जीवन के विकास की राह में अड़ने वालों से संघर्ष करके हटा देना चाहता है और नया सृजन करना चाहता है। कवि से वह आग्रह करता है वह कोई ऐसी तान सुनाए, यानी कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे जीवन में उथल पुथल मच जाए। मधुर गीत के स्वर से प्रकट करने वाली वीणा पर चिंगारियां आ बैठी हैं, वीणा बजाने वाली मिजराबें टूट गई हैं,
अंगुलियां अकड़ सी गई हैं और अब उसे ऐसा स्वर उत्पन्न होगा जिससे हृदय में आग सी लग जाएगी। रूढ़ियों परंपराओं के झाड़ झखाड़ से इस क्रोध भरी ताल से जल उठेंगे। कवि के हृदय में उत्पन्न होने वाली ओज भरी प्रकृति के कण कण में व्याप्त कण कण में व्याप्त हो चुकी है। कण कण में व्याप्त, बस एक ही लाइन है आगे, कण कण में व्याप्त हो चुकी है, यानी कि जो विकास और गतिशीलता को रोकने वाली प्रवृत्ति को मिटा देने वाली रहस्य को वह समझ चुका है। वह जड़ता को मिटाकर जीवन आरंभ करना चाहता है। कैसा जीवन? जो सबके लिए कल्याणकारी हो। क्या हो? कल्याणकारी हो। अब इसके प्रश्न कर लेते हैं। विप्लव गान किस प्रकार की विधा है? कविता है। विप्लव गायन कविता किसकी है? किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। कवि अपनी इस कविता में समाज में क्या लेना चाहता है? परिवर्तन लाना चाहता है परिवर्तन। कवि परिवर्तन के लिए कौन सा रास्ता चुनता है? संघर्षपूर्ण रास्ता। संघर्षपूर्ण रास्ते को चुनकर कवि समाज में क्या लाना चाहता है? क्रांति। कवि स्वयं को कौन सी तान सुनाने को कहता है? जोशीली, यानी जिससे जोश भर जाए शरीर में। कवि जोशीली तान से सारी सृष्टि में क्या करना चाहता है? उथल पुथल, यानी कवि कोई ऐसी तान सुनाओ, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि की वीणा में कौन से स्वर बिखराती थी? मधुर स्वर। कविता में कवि का स्वर कैसा है? ओज स्वर है। कैसा है? ओज स्वर है। मधुर स्वर बिखराने वाले कवि की वीणा पर क्या बैठ गई? चिंगारियां। कवि की वीणा से मधुर तान उत्पन्न करने वाली कौन सी चीजें टूट चुकी हैं? मिजराबें टूट चुकी हैं। क्या टूट चुकी हैं? टूटी हैं मिजराबें। क्या टूट चुकी हैं? मिजराबें। वीणा बजाने से कवि के शरीर का कौन सा अंग अकड़ गया है? उंगली। क्यों क्या अकड़ गया है? उंगली। टूटी हैं मिजराबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। फिर है प्रश्न नंबर 13। कवि का गला किस चीज की अधिकता के कारण रुक गया है? जोश की अधिकता के कारण। कवि ने कविता में किसका विरोध किया है? जड़ता का। किसका विरोध किया? जड़ता को मिटाकर किसकी ओर बढ़ना चाहता है? विकास और गतिशीलता की ओर। विकास और गतिशीलता की ओर। कविता ने जड़ता का विरोध करते हुए किस बात पर बल दिया है? विकास और गतिशीलता पर। कवि के युद्ध हृदय के भीतर क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? युद्ध। कवि की क्रोधाग्नि ने किसे जलाकर नष्ट कर दिया है? रूढ़ियों और परंपराओं को। किसको नष्ट कर दिया है? रूढ़ियों और परंपराओं को। कवि ने अपनी कविता में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, सभी शब्दों का प्रयोग किया है। कवि के शरीर में एक एक रोम क्या प्रकट करना चाहता है? परिवर्तन का स्वर। क्या प्रकट करना चाहता है? परिवर्तन का स्वर। सबसे भयंकर जहर का क्या नाम है? हालकूट, वज्रकूट, कालकूट। क्या नाम है? कालकूट। तो यह था हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 7 के पाठ 20 का, यानी जो कविता है, उसका अंतिम प्रश्न। कल से हम कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।